नमस्कार, मैं प्रशांत। और अक्सर आप लोग फिल्में देखते हैं, फिल्मों से जुड़े लोगों की जिंदगी के बारे में पढ़ते हैं और अक्सर लोगों को फिल्म और फिल्मों से जुड़े लोगों की जिंदगी के बारे में और जानने की चाहत होती है। और इसी वजह से बहुत सारी फिल्में ऐसे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस पे बनती हैं और इसी सिलसिले में एक फिल्म आ रही जिसका नाम है शकीला। और साउथ की एक एक्ट्रेस है शकीला जिनके ऊपर ये फिल्म बनी है और उसमें मुख्य किरदार निभा रही है रिचा। रिचा, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। पहली बात तो मैंने जो बोला, मेरे ख्याल में मैंने सही इंट्रोडक्शन दिया इस फिल्म के बारे में। जी बिल्कुल, आपने सही इंट्रोडक्शन दिया और बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन भी दिया। थैंक यू। तो सबसे पहले तो मैं यही पूछूंगा कि मैं इंटरव्यू से पहले हम अक्सर जब पढ़ाई करते हैं तो मैं एक शकीला का इंटरव्यू पढ़ रहा था। अच्छा खासा लंबा इंटरव्यू था। मेरे जहन में सबसे पहला सवाल यही आया कि आप फिल्म करने से पहले मिली और उनकी जुबानी आपने सुनी है या आपने सिर्फ स्क्रिप्ट के जरिए उनको जाना? नहीं, मेरे लिए उनको मिलना बहुत जरूरी था और स्क्रिप्ट में जो था वो तो था ही, पर मैं समझना चाहती थी कि वो इंसान कैसी है, मतलब किस तरह की चीज उनको अपील करती है, उनके खुद के वैल्यूज क्या हैं, ये सारी चीजें ये सारी चीजें मेरे लिए जानना जरूरी था। और उनकी जबानी जानना भी जरूरी था क्योंकि मतलब ये देखिए, उनकी आप फिल्म देखेंगे अगर तो पता चलेगा कि उनकी लाइफ में बहुत से लोग विलन्स थे। मतलब कोई कभी कोई बड़ा स्टार, कभी खुद की माँ, इस तरह के उनके लाइफ में बहुत सारे लोग थे। पर वो बिटर नहीं थी, मतलब सबको हेट करें या बहुत मलाल रखें कुछ उनके। तो मैं उस वजह से उनसे मिलना चाहती थी कि ये सारी चीजें हुई, वो तो ठीक है, उन चीजों का उन पे क्या इम्पैक्ट हुआ। जी। तो जब मैं जब उनसे मिली थी, मैंने उनसे सवाल भी पूछे, मतलब जैसे कि आपकी मदर के साथ आपका कैसा रिश्ता था। तो उन्होंने सब चीजों का बहुत अच्छा और सहज, सरल बिल्कुल जवाब दिया। जी, लेकिन अक्सर ऐसा होता है जब बायोपिक्स बनती हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक्टर्स या कोई भी ऐसी सेलिब्रिटी जिनके ऊपर फिल्म बन रही है वो ज़िंदगी का एक पहलू नहीं चाहते कि वो आए, क्योंकि उनसे बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं, कंट्रोवर्सीज हो सकती हैं। आपको ऐसा कुछ लगा कि उन्होंने वो भी अपनी ज़िंदगी का कोई पहलू छुपाना चाहती थी या उन्होंने नहीं शेयर किया इस फिल्म में, या फिल्म मेकर्स ने अवॉइड किया उसको बनाने में? आई थिंक वो तो बहुत ही ज्यादा बिंदास है इस मामले में। उन्होंने अपनी जबानी अपनी लाइफ स्टोरी किसी को बताई है, ऑटोबायोग्राफी के रूप में वो है किताब, उससे स्क्रिप्ट निकली। तो अगर होगा भी कुछ तो आई थिंक प्रोड्यूसर्स या डायरेक्टर्स ने अवॉइड किया होगा, कुछ लिटिगेशन के हिसाब से कब कुछ किसी का नाम आ गया। उन्होंने तो कुछ नहीं छुपाया है, उन्होंने बिल्कुल खुले में लोगों के नाम लिए हैं और बात की है, जो कि हमने फिल्म में नहीं किया। हाँ, तो मैं हाँ, जब आप कोई भी, ठीक, आपसे अगर मैं पूछूं, आप भी फिल्मों में काम कर रही हैं और वो भी एक जमाना था जब उन्होंने शकीला जी ने शुरू किया था। आपको क्या लगता है ये कहानी सुन के और ये फिल्म करने के बाद क्या चीजें काफी बदली हैं उस जमाने में और आज में? और दूसरी चीज कि क्या इसको हम कह सकते हैं कि डिफरेंस सिर्फ दक्षिण का जो सिनेमा है या इधर का जो सिनेमा है उसकी वजह से इस तरह का जो चीजें हमने पढ़ी हैं शकीला के बारे में वो है? एक्सटेंट है हॉरर स्टोरीज का 90s 80s की, बॉलीवुड की, वो अभी तक बाहर आई नहीं है। अब मुझे तो ऐसा लगता है। और यहाँ साउथ में भी मुझे नहीं लगता पूरी तरह बाहर आई होंगी। इन्होंने ले लिए लोगों के नाम, इन्होंने आगे चढ़ के कुछ बोला है, तो इनकी स्टोरी ऑब्वियसली चर्चा में रही है, बट आई थिंक फुल एक्सटेंट अभी तक किसी भी चीज का जाहिर हुआ नहीं है। और रही बात वर्क कल्चर की, तो देखिए ऑब्वियसली 90s का साउथ इंडस्ट्री का या मलयालम या तमिल फिल्म इंडस्ट्री का, जिनको सो कॉल्ड रीजनल फिल्म्स का वर्क कल्चर, जहां मेगा स्टार मेगा हीरो ही सब कुछ था, करता धरता, फादर फिगर और सब कुछ वही था फिल्म के लिए, स्टूडियो के लिए, प्रोड्यूसर के लिए, डायरेक्टर के लिए। वो और आज आई थिंक थोड़ा तो चेंज आया होगा, पर मैंने अभी तक साउथ में कुछ काम किया नहीं है, तो मैं कह नहीं सकती दावे के साथ। पर देखने में तो लगता है कि जरूर बहुत बड़ा फर्क है। और इस तरह की जो फिल्में थी, सॉफ्ट पॉर्न टाइप की जो फिल्में थी, जिनके बदौलत ऐसे सिनेमा चलते थे, दिल्ली वगैरह में भी ऐसी फिल्में आती थी, विच वर नॉट, आज के मुकाबले जब हमारे देश के युवा के पास पोर्नोग्राफी फ्री है, उस मुकाबले तो ये
फिल्में बहुत इनोसेंट लगेंगी, पर उस टाइम के लिए बहुत बड़ी बात थी। तो आई थिंक वो फिल्मों का बजट, वो इंडस्ट्री, उसको दिमाग में रखते हुए जो वर्ल्ड है वो काफी ऑथेंटिक है। जी। अब आप वो दिल्ली अब से आती देखिए हैं, देख आपने, आप दिल्ली से आती हैं, आपने देखी हैं इस तरह की फिल्म? नहीं, एक्चुअली मैंने शकीला के बारे में भी पहली बार तभी जाना जब एक बहुत बड़ी मेन स्ट्रीम मैगजीन में उन पे पूरा एक फीचर किया, तो उससे मैं बहुत इंट्रीग हुई। और फिर जब मुझे बाद में मैंने मेरे जो दोस्त केरला या कहीं बड़े हुए, उनसे बातचीत करने पे पता चला कि इनका क्या ये फिनोमेना ही कुछ और था इनका। तो आई वाज वेरी इंट्रीग्ड एंड वांटेड टू नो मोर इनकी जिंदगी के बारे में। फिर जब इनकी लाइफ के बारे में सुना तो मुझे लगा ये तो बहुत ही सिनेमैटिक लाइफ है, जी तो इसलिए मैं राजी हो गई जल्दी से फिल्म करने पर के मुझे लिए। ये बताइए कि आप ने जब ये कैरेक्टर किया एज एन एक्टर, तो आपको अलग अलग कैरेक्टर करने का मौका मिलता है, लेकिन बहुत से डूज एंड डोंट्स भी होते हैं, बहुत से सवाल भी होते हैं दिमाग में कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आपको ऐसा कुछ दिमाग में था? और दूसरा, आपके लिए सबसे मुश्किल क्या था ये फिल्म करते हैं? अह, देखिए, डूज एंड डोंट्स में तो वही सारी जो स्टैंडर्ड चीजें होती है, जो आप अपने लिए खुद रूल्स सेट करते हैं वही थे। बट उसमें मुझे इतनी टेंशन नहीं हुई क्योंकि शकीला ने अपनी रियल लाइफ में भी एक बॉडी डबल रखी हुई थी। जैसे उनको थोड़ा सा सक्सेस मिला, उन्होंने एक बॉडी डबल रख ली, तो बाय वर्च्यू ऑफ दैट फिल्म में भी जो एक आधे सीन के लिए जो बॉडी डबल का किरदार है वो मुझे भी बहुत उससे फायदा हुआ, क्योंकि वो एक कैरेक्टर है हमारी फिल्म में। उनका नाम है एस्थर नरोना, एक्ट्रेस है गोवा से। तो यही कुछ रूल्स थे जो जिनको ब्रेक करने की या कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, उससे टेंशन नहीं हुई मुझे। और दूसरा आपने क्या पूछा था कि आप क्या दूसरा, याद रख। ये आपके लिए क्या चैलेंजिंग था इस तरह का कैरेक्टर करने में? क्योंकि जब भी इस तरह हाँ, मेरे की लिए चैलेंजिंग यही था। देखिए कि इतनी बड़ी हस्ती, मतलब कल्ट हस्ती, जिनको कोई रिकग्नाइज करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उनको एक्सेप्ट करना है, उनको रिकग्नाइज करना, ये कहना है कि मैंने ये फिल्में देखी, तो समाज में क्या होता है, हिपोक्रेसी होती है, तो कोई मानने को तैयार नहीं होता। और प्लस शी वाज क्वाइट हेटेड, लव्ड एंड हेटेड अपने टाइम में किसी किसी चीज के लिए, और कंट्रोवर्शियल भी थी, उनकी कुछ फिल्में बैन हो गई थी वगैरह वगैरह। तो ऐसा किरदार करना जो ऑलरेडी पब्लिक मेमोरी में जिसको कुछ लोग नापसंद करते हैं, उससे लाइकेबिलिटी क्रिएट करना, उसको ह्यूमनाइज करना, जी कि पहले 5 मिनट में ही आप पुट ऑफ हो सकते हैं, तो राइट उस किरदार को किस तरह से ह्यूमनाइज करना वो जरूरी था। और वही चैलेंज भी था मेरे लिए। जी। कहीं एक जहन में ये था, सवाल था कि डर्टी पिक्चर आ चुकी है, ये फिल्म करने के लिए कि लोग क्या इस तरह का दोबारा इस फिल्म देखना पसंद करेंगे या शकीला की कहानी सुनना पसंद करेंगे? डर्टी पिक्चर, देखिए डर्टी पिक्चर आके 10 साल हो गए, आके गए हुए उसको 10 साल हो गए। हालांकि बहुत आइकॉनिक फिल्म थी और विद्या बालन का बहुत या अच्छा काम था उसमें। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि कंपैरिजन होगा, या अब मुझे बार बार लगता है कि हाँ इनेविटेबल है, कंपैरिजन होगा, लोग पूछेंगे। तो मैं उसके बारे में ज्यादा सोचती नहीं हूँ, क्योंकि इन दो किरदारों की लाइफ कहीं ना कहीं तो टकराई थी। सिल्क स्मिता जी और शकीला की लाइफ में ओवरलैप था, तो फिर हम शकीला के स्टार बनने की एक बड़ी वजह ये थी कि सिल्क की मौत हो गई। तो ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है हमारी फिल्म के लिए। बस आई थिंक यही कह सकते हैं कि जहां से वो खत्म हुई वहां कंपैरिजन होगा तो होगा, उसका कुछ नहीं कर सकते। बट इससे ज्यादा फिल्में है नहीं कुछ सिल्क के बारे में या डर्टी पिक्चर के बारे जी में, या वर्ड सेम है, मिलियो सेम है, जी कुछ दूसरे सेकेंडरी किरदार सेम लगेंगे आपको, उस तरह के हीरो, उस तरह के विलन, उस तरह के लोग, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, बट अदर देन दैट बहुत अलग है। और इफ आई मे से जी सो, सिल्क सिल्क वाज पैन, मतलब कुछ हद तक वो पूरे इंडिया में जानी जाती थी, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी हिंदी फिल्में भी की थी और कमल जी हसन के साथ भी नजर आई थी सदमा में। मतलब तो उनकी एक वो उनको लोग पहचानते थे नॉर्थ इंडिया में। यहाँ पे ऐसा नहीं लगता मुझे। बाय एंड जी लार्ज वो एक साउथ की फिनोमेना थी शकीला।
और यही वजह है कि चारों साउथ की भाषाओं में रिलीज हो रही हैं, 4-5 लैंग्वेजेस में एक साथ रिलीज हो रही हैं, तो साउथ में तो होंगी। राइट। उनके इंटरव्यू में मैं पढ़ रहा था, बहुत ज्यादा मेल डोमिनेंस की बात उन्होंने की। जी। आपसे अगर मैं पूछूं मेल डोमिनेंस अपने नॉर्थ इंडस्ट्री में, हिंदी सिनेमा में, आपको क्या लगता है कि वो है? और अगर मैं बात करूं, चाहे इक्वालिटी की बात करें, वो पे इक्वालिटी या फिर बाकी चीजें, आपको लगता है चीजें अभी भी वहीं की वहीं हैं या बदली हैं? मुझे तो नहीं लगता एक्चुअली कि चीजें, क्योंकि हमने इसके अलावा कुछ देखा ही नहीं। जिस तरह की फिल्मों से हम आए हैं आगे, वहां तो काफी इक्वालिटी रहती है, सेट पे भी औरतें रहती हैं, एडी रहती है। सिर्फ ये नहीं कि हेयर आर्टिस्ट या कोई साड़ी ड्रेपर सिर्फ औरत हो, नहीं, हर डिपार्टमेंट में औरतें होती है। और वो अभी बहुत ज्यादा, मतलब साउंड मिक्सिंग और सिनेमाटोग्राफी, जो पहले ये 2 डिपार्टमेंट्स थे जहाँ ज्यादा औरतें नहीं नजर आती थी, अब वहां पे भी औरतें हैं। और रही बात पे पैरिटी की, तो मैंने ये कभी खुद एक्सपीरियंस नहीं किया है। मुझे ये लगता है सच में कि बॉलीवुड जो है बॉक्स ऑफिस को रिवॉर्ड करता है। अगर लोगों को बॉक्स ऑफिस पे कमा के दे रहे हैं, तो उनको उस हिसाब से, उनके लास्ट बॉक्स ऑफिस के हिसाब से उनको पे किया जाता है, जहां तक मैं समझती हूँ। और ये सच है कि उन्होंने, मतलब जैसा कि मैंने कहा पहले, कहीं कहा था कि हम लोग फेमिनिज्म वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, उस पर चर्चा करते हैं कि क्या ये इक्वल पे, ये सब। इन्होंने अपने टाइम में अपने तरह की लड़ाई इस चीज के लिए लड़ी, कि कोई इनको कोई प्रेडिटर था जो इनको बार बार अप्रोच कर रहा था, जो पंकज जी का कैरेक्टर है, उन्होंने उसको मतलब बिल्कुल सबके सामने कह दिया जो कहना था, और वो उनको भारी भी पड़ा, वो बैन भी हो गई वगैरह। पर एक हिम्मत चाहिए होती है कि आप इतने बड़े, मतलब हाँ, वो हिम्मत आप में भी मैंने देखा। एज अ पर्सन आप जिस तरह से लड़ती हैं, सामाजिक मुद्दों पे बात करती हैं, और जहां पे मैं भी बात कर रहा था मेल डोमिनेंस की, मुझे लगता है कई बार फीमेल ही फीमेल के आड़े आ जाती है, जो आपके साथ अभी हाल ही में हुआ भी। तो सिर्फ मेल की बात नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि एक पर्सनालिटी की बात है, एक एक सोच की बात है। मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है। देखिए, जो फीमेल ही फीमेल के आड़े आने वाली बात, तो मतलब मुझे लगता है इंसान ही इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। उसमें कई बार आपको मतलब ऐसे लोग मिल जाते हैं जो सही नहीं होते, तो उसमें मैं जेंडर को नहीं इतना वो समझती। बट हाँ, आई थिंक जहां तक बात डिग्निटी के लिए लड़ने की है या कुछ भी, तो उसमें मुझे नहीं लगता किसी को भी पीछे हटना चाहिए। और सामाजिक मुद्दों पे बोलने की बात जहां तक मतलब बाकी लोग नहीं बोलते, पहले तो बोलते थे, 6-7 साल पहले बोलते थे, अभी नहीं बोलते, तो उसकी कोई वजह होगी, तो आप सब जानते ही हैं। जी, मुझे लगता है ये एक सबसे ज्यादा आपके और शकीला के कैरेक्टर में एक सिमिलर चीज मुझे लगती है कि आप बिंदास बोलती हैं, चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे वो सीए का मुद्दा हो, कुछ भी मुद्दा हो। तो वो भी एक हिम्मत अक्सर लोगों के पास तब आती है जब बहुत ज्यादा एक उनके ऊपर उनको सक्सेस मिल जाती है। उससे पहले थोड़ी घबराहट होती है, और आप मेरे ख्याल में पिछले कई सालों से कुछ ना कुछ आप इन सब मुद्दों पे बोलती आ रही हैं। तो ये एक एक्टर के साथ जागरूक होना समाज के प्रति, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ख्याल में आप समझती हैं। जी, मुझे लगता है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादातर बहुत सारे लोग समझते हैं। अगर वो नहीं बोल पाते तो उसकी कोई ना कोई वजह होगी, या तो कोई केस का डर होगा, या कोई रेपरकशंस का डर होता है बेसिकली लोगों में। तो उसके बारे में मैं सोचती हूँ तो मुझे जरूर घबराहट होती है कि हम इतने कैसे डिस्कनेक्टेड हैं कि जो अर्जेंट रिक्वायरमेंट है उसको सॉल्व किए बिना हम ये बोल रहे हैं कि 400 साल पहले ये हुआ था, अब हमें उसको ठीक करना है। जब आप बोलती हैं और जो प्रतिक्रियाएं आती हैं, या सोशल मीडिया पे ट्रोल होता है या ट्वीट करते हैं लोग, उससे कभी घबराहट होती है या गुस्सा आता है? नहीं, उसमें क्या, देखिए, अब एक चीज तो क्लियर होगी, सोशल मीडिया जो है वो सबसे इजीली मैनिपुलेटेड एरिया है।
तो उसमें किसी को भी ट्रोल हो जाना, हो सकता है कि एक अकाउंट से 10 कंप्यूटर लगा के कोई आपको ट्रोल कर रहा हो और आप अपने घर में बैठ के सोचें कि यार 10 लोग मुझसे कितनी नफरत करते हैं, बट रियलिटी आपको नहीं पता। तो जिन लोगों को रियलिटी पता है, जैसे कि मुझे, कि ट्रोल फार्म्स होते हैं जहां लोगों की नौकरी ही यही होती है कि कोई कुछ बोले और कुछ सवाल उठाए या किसी की ट्वीट पॉपुलर हो जाए, कोई तर्क की बात हो तो उसको तर्क से तोड़ने के बजाय आप कुछ पर्सनल कह दें कि अरे तुम्हारी नाक देखो, तुम्हारे बाल देखो, तुम्हारा बॉयफ्रेंड देखो, तुम्हारी मम्मी देखो, वो तो बेहुदा बात है और उसको बिल्कुल ध्यान देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो आपके ध्यान और अटेंशन पे ही थ्राइव करते हैं। तो जैसे कि वो स्कैवेंजर्स की तरह लगते हैं मुझे जी, जैसे कोई मतलब आ जाते हैं एक टुकड़ा खाने के लिए। तो अब मैं समझ सकती हूँ क्योंकि बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है, लोगों को घर भी चलाना होता है, तो कुछ लोग ये जरिया अपना रहे हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता। जाते थे एक चीज पूछना चाहूंगा कि जिस तरह से किसानों पे जो फेसबुक का पेज है वो बंद हुआ है, उस पे क्या बोलना चाहिए? बंद अब रिस्टोर नहीं हुआ, बंद हो गया। हाँ, उस पे मैंने यही पढ़ा था जी जी। रिस्टोर नहीं हुआ कि बंद ही नहीं, है अभी तक तो नहीं, अभी बंद ही है। यूट्यूब पे नया चैनल आ गया उनका। अच्छा, चलो मैंने बोला ना वो एक वो है, भला हुआ मोरी गगरी छूटी, मैं पनिया भरन से छूटी। तो यही है, अगर ये बैन करना ही है तो बैन कर दो, फिर सबको, किसी को कोई मुगालता ना रहे किसी भी तरह का। जी जी, कर दो बैन। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। और आपकी फिल्म शकीला देखें लोग, और मेरे ख्याल में जिस तरह से एक जगह बनी थी शकीला की, वैसे ये फिल्म भी बनाया अपनी जगह, और आप हमेशा अच्छा एक्ट करती हैं। आपकी इस फिल्म का इंतजार है सब लोगों को। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने। थैंक यू, बाय। बाय बाय।